नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। राहुल गांधी का नवंबर के पहले हफ्ते में दौरे तेलंगाना। साबिक़ असेंबली राजगोपाल रेड्डी बीजेपी से मुस्तफ़ी, कांग्रेस में शामिल होने का किया ऐलान। सुनीता लक्ष्मा रेड्डी नरसापुर असेंबली हलके से बीआरएस उम्मीदवार मुकर्रर। पटाखों में खुरानी औराक का मुबैना इस्तेमाल, मशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में हमजिन्स परस्त लड़की की खुदकुशी, साथी खातून को दूसरे मर्द से शादी पर उठाया यह कदम। अपनी साथी की शादी पर मुबैना तौर पर नाराज एक हमजिन्स परस्त लड़की ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में खुदकुशी कर ली। वाक़या पीर को मेरचल की कंदी बस्ती में पेश आया। मुतफ़िया की शिनाख्त यास्मीन सुल्ताना के तौर पर की गई है और इसकी उम्र 18 साल बताई गई। इसका ताल्लुक़ आसाम से था। लड़की मेरचल चेक पोस्ट के करीब एक प्राइवेट फर्म में काम करती थी। पुलिस ने बताया कि यास्मीन और एक लड़की गुज़िश्ता 8 माह से एक दूसरे के साथ थे। यास्मीन के साथ जिस लड़की के ताल्लुक़ात कायम थे, हाल ही में इसने एक लड़के के साथ शादी कर ली थी। तब से यास्मीन बिना तौर पर परेशान थी। पीर की रात यास्मीन ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। यास्मीन की बड़ी बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। साबिक़ असेंबली राजगोपाल रेड्डी बीजेपी से मुस्तफ़ी, कांग्रेस में शामिल होने का किया ऐलान। मुनगोड़ के साबिक़ एमएलए कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने ऐलान किया है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। राजगोपाल रेड्डी ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। रियासत में हुकूमत की मुखालिफ शदीद है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि लोग तब्दीली चाहते हैं। तेलंगाना के केसीआर के ख़ानदान राज से आज़ाद किया जाए। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश 5 हफ्तों में पूरी हो जाएगी। लोग कांग्रेस को हिंदुस्तान का मुतबादिल समझते हैं। मैंने लोगों की राय के मुताबिक काम करने का फैसला किया। 1.5 साल कबल बीजेपी तेलंगाना में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के मुतबादिल के तौर पर उभरी थी। अब लोग कांग्रेस को हिंदुस्तान का मुतबादिल समझते हैं, इसीलिए मैंने भी तेलंगाना के लोगों के ख्यालात के मुताबिक काम करने का फैसला किया है। पटाखों में खुरानी औराक का मुबैना इस्तेमाल, मशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। पटाखों में कुरान के सफ़हात का इस्तेमाल भी इसका सबूत है। इससे पहले इस तरह की हरकत की गई और मुगलपुरा पुलिस में चंद साल पहले शिकायत करवाई जा चुकी है और मुलजिमीन को ज़िले अनंतपुर से गिरफ्तार किया गया था। ज़राए के बम्बू जब मशीराबाद में दसिया पटाखों में कुरान मस्जिद के औराक लिपटे हुए पाए गए। इस वाक़े के खिलाफ मस्जिद बचाओ तहरीक के क़ायद अमजदुल्ला खान खालिद ने एहतजाज किया और मशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। फ़िरक़ा परस्त अनासिर वक्फे से मुसलमानों के जज्बात मजरूह कर रहे हैं। ये इस्लाम में दुश्मन अनासिर हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि इन हालात में मुसलमान सब्र से काम लें और कानून पर भरोसा रखें। इस मौके पर मशीराबाद पुलिस स्टेशन पर मुसलमानों की भारी तादाद जमा हो गई थी। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर लिया। बताया गया है कि ये पटाखे शिवा काशी में तैयार किए गए हैं। तो देता मैं पाकिट भी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ मशीराबाद पुलिस स्टेशन पे हूँ। अभी कुछ ही देर पहले तकरीबन 9:30-10 बजे के क़रीब में मुझे ये इत्तला मिली कि मशीराबाद की जो एक मीनार मस्जिद है वहाँ पर किसी दुकान में पटाखे जो बिक रहे हैं, उसके अंदर जो है कुरानी आयत में लपटे हुए पटाखे हैं बोलकर
तो मुझे जैसा ही मालूम हुआ मैं फ़ौरी भागकर आया और इमीडिएट मशीराबाद के इंस्पेक्टर और एसीपी चिकड़पल्ली को हम इत्तला किए और ये लोग जो है, मैं भी अभी कंप्लेंट भी दिया, पूरे पटाखे सीज़ कर लिए गए हैं। ये पटाखे जो है शिवा काशी में बनाए सो पटाखे हैं ये, और इसके ऊपर सख्त से सख्त क़ानूनी कार्रवाई करते हुए वो दुकानदार को ये कौन पटाखे है और शहर में कहाँ बिक रही, ये पूरों को सीज़ करने के लिए हम अभी कमिश्नर साहब से भी बात किए हैं, डीसीपी साहब से भी बात किए हैं। तो ये क्या दानिश्ता तौर पर किया गया या गलतफहमी का शिकार होकर किए, जो भी है कुरान की बेरुमती है, मुसलमानों के साथ दिलाजारी है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। दीजिए नाज़रीन, मरियम फ़ातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। राहुल गांधी का नवंबर के पहले हफ्ते में दौरे तेलंगाना। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आइंदा माह के पहले हफ्ते में तेलंगाना का दौरा करेंगे ताकि 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी की मुहिम के हिस्से के तौर पर बस यात्रा के दूसरे मरहले में हिस्सा ले सके। अगरचे कि इनके दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल नहीं दी गई है, लेकिन इम्कान है कि वो इस मरहले के दौरान जनूबी तेलंगाना के अजला का अहाता करेंगे। गांधी ने अपनी बहन और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ मिलकर 18 अक्टूबर को मुल्क में एक जलसे आम के साथ इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया था। राहुल गांधी ने 19 और 20 अक्टूबर को विजय भरी बस यात्रा में हिस्सा लिया, जिसमें शुमाली तेलंगाना के 5 अजला के मुख्तलिफ हलकों का अहाता किया गया। रियासती पार्टी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि बस यात्रा का दूसरा मरहला 28 अक्टूबर से शुरू होगा। शेड्यूल और इसमें शिरकत करने वाले कायदीन को हतमी शक्ल दी। तेलंगाना के कांग्रेस इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, रियासती यूनिट के सरबराह रेवंत रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन 26 और 27 अक्टूबर को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो दिन 2 हलकों का दौरा करके लोगों को 6 जमानतों की वजाहत करेंगे। पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को दोबारा रियासत का दौरा करेंगी। वो महबूब नगर ज़िले में एक जलसे आम से खिताब करेंगी। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी नरसापुर असेंबली हलके से बीआरएस उम्मीदवार मुकर्रर। बीआरएस ने नरसापुर असेंबली हलका से तेलंगाना वुमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सरबराह वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नरसापुर असेंबली हलके के उम्मीदवारों के तौर पर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के नाम का ऐलान किया। इस सिलसिले में इन्होंने नरसापुर के मौजूदा एमएलए मदन रेड्डी के साथ इन्हें बी फॉर्म हवाले किया। इसी मौके पर पार्टी ने मदन रेड्डी को, जो फिलहाल नरसापुर एमएलए की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं, को आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मेदक एमपी के उम्मीदवार के तौर पर मौका देने का फैसला किया। ये फैसला बीआरएस पार्टी कोर कमेटी ने किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा है कि मदन रेड्डी एक सीनियर लीडर हैं जो पार्टी के आगाज़ से मेरे साथ है। वो एक लीडर के तौर पर मुझे बहुत अजीज़ है। जो 35 साल से मेरे साथ है वो मेरे दाएं बाजू की तरह है, भाई बराबर है। पार्टी ने कोत्ता प्रभाकर रेड्डी की जगह मेदक पार्लिमानी हल्के से मदन रेड्डी को मौका देने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फवाद अहमद के शेरख्वार बच्चे का इंतकाल। मारूफ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फवाद अहमद के शेरख्वार बेटे का इंतकाल हो गया। इस बात का इंकशाफ फवाद ने सोशल मीडिया के जरिए किया। फवाद अहमद की अहलिया ने इस साल जून में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। बदकिस्मती से ही ये बच्चा पैदाइश से ही सेहत के बहुत से मसाइल का शिकार था। बच्चे का मेलबोर्न के रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा था, जहाँ इसका इंतकाल हो गया। फवाद ने बताया कि बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और वो रवा माह की 23 तारीख को इंतकाल कर गए। इन्होंने लिखा, एक तवील जद्दोजहद के बाद मेरा छोटा फरिश्ता एक तकलीफदा और सख्त लड़ाई में हार गया। हज़बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास के नायब सरबराह साले उरूरी की मुलाकात। इसराइली और हमास की जंग पर बढ़ती हुई कशीदगी और फ़लस्तीनी इलाक़े पर दरअंदाजी की इत्तलात के दरमियान लबनान में मुक़ीम हज़बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने हमास के नायब सरबराह साले उरूरी और इस्लामी जिहाद के सरबराह ज़ियादाल से मुलाकात की। बेर वक्त में हज़बुल्लाह के अलमार टीवी के मुताबिक तीनों ने गज़ा में मज़ाहमत के ज़रिए हक़ीक़ी फ़तह हासिल करने के लिए अपने मज़ीद इक़दामात पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात के बाद एक मुख्तसर बयान में इन कायदीन ने गज़ा और फ़लस्तीन में मज़ाहमत के लिए हक़ीक़ी फ़तह हासिल करने और इसराइल की गज़ा और मगरबी किनारे में हमारे मज़लूम और साबित कदम लोगों के ख़िलाफ़ गद्दार और वहशियाना जारिहत को रोकने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया।
हम कुरान पर यकीन रखते हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कैद से रिहा खातून हमास के हुस्न सलूक से मुतासिर, रिहाई के वक्त हमास कारकुनों से मुसाफा। फ़लस्तीन में हमास की कैद से रिहा 85 साल इसराइली खातून ने हमास के हुस्न सलूक की तारीफ़ की और कहा है कि कैद के दौरान हमास के अरकान कार्रवाइयाँ दोस्ताना रहा और इन्होंने तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा। बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते हुए रात हमास की जानिब से रिहा किए गए 2 कैदियों में से एक 85 साल इसराइली खातून योशिद लिफ्रेंस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इन्हें अगवा के दौरान मारा गया, लेकिन कैद के दौरान इनके साथ अच्छा सलूक किया गया। इन्होंने बताया कि इसके अगवा कुनंदगान ने इन्हें गज़ा लिए गए और फिर इन्हें गैली ज़मीन पर कई किलोमीटर पैदल चलकर सुरंगों के नेटवर्क तक पहुंचने पर मजबूर किया जो मकड़ी के जाले की तरह दिखाई देते थे। इनका कहना था कि लड़कियों ने इन पर रास्ते में तशद्दुद किया, लेकिन इन्हें और 4 दीगर अफराद को एक कमरे में ले जाने के बाद अच्छा सलूक किया गया। वहाँ सबको अद्वियात समेत तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इसराइली खातून का कहना था कि हिफाजत पर मामूर लोगों ने इन्हें बताया कि वो लोग कुरान पर यकीन रखते हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दुबई एयरलाइंस ने इसराइल तेल अबीब के लिए परवाज़ें रोक दी। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के तनाजुर में दुबई की इमारत एयरलाइंस ने तेल अबीब के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। एयरलाइंस के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल की सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है और मुतल्लिक़ हुकाम से वो राब्ते में हैं। तर्जुमान ने बताया कि हमारे सारिफ़ीन, अमला और साथियों की हिफाजत हमारे अव्वलीन तरजीह है। तेल अबीब आने वाले और जाने वाले परवाज़ें 14 नवंबर तक मुअत्तल रहेंगी। वाज़ेह रहे कि इसराइली बमबारी में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो गए और 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से तजावज़ कर गई है। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर बमबारी की थी, लेकिन इसके बाद से जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को घर से बेघर कर दिया है और हज़ारों जाबाह कर दिए गए हैं। कर्नाटक के तालीमी इदारों में लड़कियों को हिजाब के साथ इम्तिहानात लिखने की इजाज़त। कर्नाटक हुकूमत ने तालीमी इदारों में लड़कियों को हिजाब के साथ मुसाबक़ती इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त दी। हिंदू तंजीमों ने कर्नाटक के वज़ीर आला तालीम MC सुधाकर के हुक्म के ख़िलाफ़ एहतजाज को धमकी दी है, जिस पर वज़ीर तालीम सुधाकर ने तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त के फ़ैसले की तायद की और कहा है कि लोग इस फ़ैसले में आज़ाद हैं कि वो क्या पहनना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि ये एक सेक्युलर मुल्क है, लोग अपने लिबास का फ़ैसला कर सकते हैं। सुधाकर ने कहा है कि बाज़ लोग इस मामले में गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उलझन पैदा करना चाहते हैं। मैंने हर एक की आज़ादी के हक़ में फ़ैसला दिया है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें नेट इम्तिहान की रहनुमाई हिदायत का जायज़ा लेना चाहिए। गुज़िश्ता साल BJP दौर इक़्तिदार में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुज़ाहरा हुआ था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। अमित शाह नेशनल पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमे को यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में इंडियन पुलिस सर्विस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगे। इस मौके पर रस्मी मार्च पास्ट के बाद मिस्टर शाह प्रोबेशनर्स से खिताब करेंगे। एकेडमी के डायरेक्टर अमित ने चारशमे को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कल 125 अफसर ट्रेनर, जिनमें 20 गैर मुल्की अफसर ट्रेनर और 34 ख़वातीन अफसरान शामिल हैं, कन्वेक्शन परेड का हिस्सा लेंगी, जो अकेडमी में फ़ेज़ 1 के बुनियादी कोर्सेज़ के 49 हफ्ते मुकम्मल होने पर किया जा रहा है। गर्ग ने कहा है कि इनमें 155 IPS ऑफिसर ट्रेनर शामिल हैं, जिनमें 32 ख़वातीन इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स ट्रेनर्स भी शामिल हैं। इन्होंने कहा है कि कल 155 IPS प्रोबेशनर्स में से 102 इंजीनियरिंग में तालीमी पस मंज़र रखते हैं। इन्होंने बताया कि दीगर में से 17 का ताल्लुक़ आर्टिस से, 12 का साइंस से और 10 का कॉमर्स से ताल्लुक़ है। दशहरे के मौके पर गावलीगुड़े के गुरुद्वारे से 9 नंबर गुरुद्वारे तक सिख भाइयों की जानिब से बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में सिख भाइयों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 9 नंबर गंगा जमनी तहजीब की बड़ी मिसाल देखी गई, जिसमें मुस्लिम भाइयों ने सिख भाइयों के जुलूस का इस्तकबाल किया। इसके लिए एक स्टेज लगाया गया। पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया, जिसकी निगरानी राजेंद्र नगर DCP R जगदीश्वर रेड्डी ने की। राजेंद्र नगर के ACP B गंगाधर, अत्तापुर सर्कल इंस्पेक्टर P यादगिरी, राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर B नागेंद्र बाबू, मैलारदेपल्ली सर्कल इंस्पेक्टर P मधु व दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
एक 10 मिनट लगते हैं। सफर में होटल में चाहिए इलेक्शन से कबल शेख नईमुद्दीन हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के सुलेमान नगर डिवीजन बीआरएस प्रेसिडेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वज़ीर आला केसीआर हैट्रिक करेंगे। आइए देखते हैं इनकी मीडिया से बातचीत। तेलंगाना में है जी 10 साल से सिलेंडर गैस सिलेंडर पे 10 रुपए कम नहीं कर सकते जी, तो अब अचानक इलेक्शन के टाइम 400 रुपए में क्यों? भाई आप बोल रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है। जब नहीं करे अब क्यों कर रहे? हम भी पूरा हमारे केसीआर साहब को क्या हुआ, ये सेंटर से होता, ये गैस हो पेट्रोल हो डीजल हो अपने हाथों में नहीं रहता। वो लोग सेंटर से जाने के बाद भी अपन नहीं कर सकते बोले तो फिर हमारे सीएम साहब सोचे भाई गरीब लोग ये चीज़ आए ये चीज़ का है बोल के वो हिसाब से 400 रुपये कर दे रहे। इसमें कोई दिक्कत की बात है? अच्छी खुशी की बात है। करने के बाद आप लोग ये गलत बात है। पहले हम हमारे सीएम साहब सोचने के बाद ये लोग सोचे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप उनका मैनिफेस्टो कॉपी नहीं, ये गलत है। पहले हम सोचे, हमारे केसीआर साहब सोचे, सोचने के बाद ये लोग काफी मारे। कांग्रेस कह रही है 4000 रुपए पेंशन दिया जाएगा जी, केसीआर साहब कह रहे हैं 4000। पहले हम सोचे हमारे केसीआर साहब सोचे हमारी मैनिफेस्टो चोरी हो गई। ये लोग चोरा है, मैं बोलता हूँ आपको, वादा करता हूँ हमारा मैनिफेस्टो चोरी करे। हमारे केसीआर साहब पहले ही सोचे थे हमारा मैनिफेस्टो चोरी हुआ, बल्कि मैं सदर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ये लोग हमारा मैनिफेस्टो चोरी करे। चोरी कर कर क्या करे, 100 रुपये बढ़ा दे के ये कर दिए। क्योंकि मैनिफेस्टो चोरी होने के बाद वो लोग बोलते ना भाई ये क्या चीज़ है। हमसे पुलिस से अपील करता हूँ मैं, हमारी मैनिफेस्टो चोरी हो चुकी है, ये कांग्रेस के लीडर ने चोरी करे, ये हमारी काफ़ी वो लोग चोरी करे। वो लोग क्या बोलते? जब केसीआर साहब पहली बार जब कर रहे शादनगर में जो जलसे से आवाम से जो खिताब कर रहे थे जी, मुस्लिम के लिए 12% रिजर्वेशन देते हुए जी, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो अब ये जो मैनिफेस्टो जारी करे उसमें 400 रुपए सिलेंडर का वादा करे, 5500 रुपए पेंशन का वादा करे, घर में जो बैठे खवातीन अपने माँ बहन उनको 3000 रुपए देने का वादा करे, तो वो वादे पे अमल नहीं कर सके। तो ये वादे पे क्या अमल करने का क्या प्रूफ है बोल के बता। आपको एक ही बात बता, आपको एक ही बात बता दे रहा हूँ। आप जो बात बोल रहे हैं वाकई बात कर रहे हैं, आपकी बात ओके, आप नहीं बोल रहे हो, अवाम जो बोल रहे हैं तो आप बोल दे रहे ओके। हमारे केसीआर साहब क्या वादे नहीं करे आप बता दो। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आज तक हमारे माइनॉरिटी लोगों को रेजिडेंशियल स्कूल 1-1 लाख शादी मुबारक और जितने भी लोगों डबल बेडरूम में मिला है, मेरे डिवीज़न से तो ज़्यादा तकरीबन 450 लोगों को हमारे माइनॉरिटी लोग को मिला है। दे दे भाई, ये भी वादा पूरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, पूरा एक साथ तो नहीं कर सकते ना, कोई चीज़ को करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे केसीआर साहब ये भी वादा पूरा करेंगे माइनॉरिटी के लिए। ये भी एक शख्स है यहाँ के माइनॉरिटी के लिए काम करना है तो केसीआर साहब है। माइनॉरिटीज जब लोन के लिए अप्लाई करे थे 1 लाख का जो लोन जारी हुआ था जी, उसमें तकरीबन लोग को नहीं मिला। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि खास आदमी को मिल गया, कॉर्पोरेटर के खास आदमी को मिल गया, एमपी के खास आदमी को मिल गया। इस बारे में क्या कहेंगे? ये गलत बात है। आप ऐसा गरीब आवाम का कहना नहीं नहीं साहब, आवाम को ही बोल रहा हूँ आज भी परेशान है। ये बात गलत है। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा, ऑटो चलाने वाला ऑटो चला रहा जी, कोई तरक्की नहीं कर रहा। तो लोन के लिए जो माइनॉरिटीज है, जो गरीब है अपने तबके के, वो लोग जब लोन के लिए जा रहे थे अभी तक इनको लोन नहीं मिला। आपका लोन का हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, मैं मेरे डिवीज़न में तकरीबन लोगों को गरीबों को मिला, मैं दिला दिया। हमारे लोगों को, हमारे लीडरों को किसी को भी नहीं मिला। तो ऐसा बोलते एमएलए साहब हमारे भी दे सकते थे ना, हमारे बाबा भाई भी दे सकते थे ना, वो लोगों को नहीं दिए। जो गरीब है वो लोगों को मिला, हमारे पास भी मिला, हमारे डिवीज़न में मिला। पूरे गरीबों को बताता हूँ मैं, लाओ किसी को भी। मेरे डिवीज़न में मेरे लोगों को डबल बेडरूम भी हमारे जो बेडा में काम करे वो लोगों को नहीं मिला, वो गरीब लोगों को मिला। तो ये बात अगर खुदा ना खासा अगर नई मुंबई के लोगों में अगर मैडमों को मिला तो आप लोग को और भी चांस मिलता था आवाम को। क्या बोलकर नई मुंबई अपने अपने लोगों को बांट लिए। कम ओनर ज़्यादा की जो स्कीम मिली राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से 800 से 1000 लोग एप्लीकेशन डाले थे, उसमें से 20 लोगों को भी मिला। सो बताइए आप।
आपकी बात दुरुस्त है भाई, हर वो चीज़ पूरे हमको नहीं दे सकते ना, सुकून से देंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं कम से कम 20 लोग नहीं, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आप जो बोल रहे हैं वाकई अपन भी यहाँ पर लेके देंगे, आगे आगे पूरे लोगों को देंगे, अपन भी वादे तो पूरे करेंगे। कोई भी लीडर, कोई भी सीएम, कोई प्राइम मिनिस्टर वादे पूरे नहीं करते, फिर भी हमारे केसीआर साहब तकरीबन से तकरीबन वादे तो पूरे किए हैं। ये तो मेरे दावा के साथ मैं बात कर सकता हूँ। मैं मुस्लिम लोग का कहना है कि केसीआर साहब सिर्फ 1 लाख रुपए मुस्लिम को शादी मुबारक के लिए दे रहे। जी हाँ, उसमें मुसलमानों के वोट ले लेके बीजेपी को बेच रहे बोल के ये पब्लिक का कहना है और कुछ जमात के लोगों का कहना है। जी, ये रॉन्ग बात है। हमारे केसीआर साहब एक ही एक सीएम साहब है कि हमारे माइनॉरिटीज़ और एसटी, एससी, बीसी पूरे लोगों को लेके, जमात को लेके चल रहे, सो एक ही सीएम है, वो केसीआर साहब है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। कई लोग कई बोलते रहते हैं उसकी बी टीम है, इसकी सी टीम है, सब गलत बात है। सबको लेके चलने वाले सीएम है, सेकुलर सीएम है, पूरे लोगों को चल रहे। आप लोग जो भी बात कर रहे हैं, आपको रूल्स है, पब्लिक को भी है भाई, हम लोग पूरे वादे पूरे करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आने वाली हैट्रिक सीएम हमारे सीएम केसीआर साहब रहेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी को भी कुछ भी अगर तकलीफ है तो अब थोड़े थोड़े करके वादे करेंगे पूरे इंशाल्लाह ताला, कोई बात नहीं। कांग्रेस ने हुकूमत हासिल करने के बाद धोखा दिया, कोरंगल में कर्नाटक के शहरियों का धरना। विकाराबाद जिले कोरंगल में रियासत कर्नाटक में 6 गारंटी स्कीमों की जमानत के साथ कांग्रेस की हुकूमत इक़्तिदार में आई। 6 यकीनी दहानियाँ दी गई। महीना ख़त्म होने से पहले इसने बगैर दिए हाथ उठा लिया। एहतजाज करते हुए कोरंगल हल्के में इन्होंने कहा है कि इस पार्टी को वोट देकर इन्हें धोखा मिला है। कोरंगल टाउन के वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर से अम्बेडकर कोडाली तक रैली निकाली गई। कर्नाटक के अवाम की एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी स्कीमों के प्ले कार्ड दिखा रहे थे। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद 6 जमानतों पर अमल नहीं हो रहा है। इनका कहना था कि इन्हें 6 गारंटी देकर धोखा दिया गया है। कर्नाटक की आवाम तेलंगाना की आवाम से अपील करती है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर धोखा ना खाएं। इन्होंने कर्नाटक के लोगों को अपनी रियासत में रैली की इजाज़त कैसे दी। कांग्रेस की सफ़ों ने रैली को रोकने की कोशिशें की और पुलिस ने नहीं रोका। पुलिस ने इन लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक ने स्टेशन के सामने एहतजाज किया, इंसाफ किया जाए और सूरत हाल कशीदा है। ఆ పార్టీకి ఓటు దీనికి దానికన్నా ఏది లేదు. కానీ అక్కడ కర్ణాటకలో వచ్చేసి 2000 ఇస్తానన్నాడు గృహలక్ష్మి, ఇక్కడ తెలంగాణలో వచ్చి 2500 ఇస్తానన్నాడు. అదేంటి కర్ణాటకలో ఎవరికి తెలియదు అనుకున్నాడు, అమాయకుల చూసి ఇక్కడ గెలవందాడు అది కూడా వేస్తలేడు కొంతమందికి. ఇక్కడ వచ్చేసి 2500 ఇక్కడ ఏ పని చెప్పలేదు సార్. ఇక్కడ చెప్తాడు కానీ అక్కడ కూడా తెలంగాణ కానీ మేము వచ్చినాం చెప్పడానికి. ఇక్కడ మా కర్ణాటక ఎందుకు మేము మోసపోయినాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్టేసి మేము మోసపోయినాము. ఇక్కడ తెలంగాణ కూడా ఏసీ మోసపోకండి, మీకు ఏ పార్టీ నచ్చుతుందో ఆ పార్టీకి వేయండి ఓటు. మీరు ఏం లేదు, సేల్ దోషి నమస్కారం చెప్తున్నాం, మీకు ఇష్టం వచ్చిన పార్టీకి వేయండి. కానీ మేము రైతులము చనిపోతున్నాము సార్. 5 ఎకరాలు వర్షం చేసిన సార్ నేను 3 గంటలు కరెంట్ ఇస్తే 4 ఎకరాలు ఎండిపోయింది, 1 ఎకరం మిగిలింది. నీళ్ళు లేక వాటర్ లేకుండా 1 గంట 2 గంటలో వెళ్ళిపోతున్నాం కరెంటు. అదే టిప్పు. ఇంత మోసం వచ్చింది మాకు రైతులకు మొత్తం టోటల్. అది వచ్చి కూడా మొన్ననే మోటార్ కాలిపోయింది సార్. ఏం చేయాలి ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తే? ఏం చేయాలి? రైతులకి ఇట్లా చేస్తే రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేరు మాతో. రైతులకి ఇట్లా చేస్తే మేము ఏం బతకాలి? రైతులదే ఇట్లా చేస్తే మేము ఏం బతకాలి సార్?
खलीजी ममालिक में काम करने वालों और किसानों के मुतालिबात पूरे करने की गल्फ मजदूर यूनियन का मुतालबा। किसानों और खलीजी कारकुनों के मुतालिबात को पूरा करने के लिए हम कारकुनों के मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म की जानिब से आइंदा असम्बली इंतखाबात में कोटला से MLA का उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हमारा दर्द हम असम्बली में खुद सुनाने की ख्वाहिश रखते हैं। गुडला रवि गौड़ की सदारत में आज कोटला में भीम रेड्डी के मुखातिब होकर कहा है कि सिर्फ कोटला से 28,000 से ज़्यादा लोग खलीजी ममालिक में काम करते हैं और आज कोई भी इनके मसाइल के बारे में बात करने वाला नहीं है। आज तक हमारे लिए 500 करोड़ से गल्फ बोर्ड क़याम नहीं किया गया है और हम सब को वोट से महरूम रखा गया। इसके अलावा मुगली पेट के 2 भाई गैस सिलेंडर के फट पड़ने से मौत हो गई। शुक्र है कि किसिया ने 5 लाख एक्सग्रेशिया देने की बात कही थी और हमारे 28,000 गल्फ मजदूर से हर माह 50 लाख की आमदनी होती है और इससे रियासती मरकज़ी हुकूमत को नफ़ा हासिल होता है। इसके बावजूद हमारे बारे में सोचने के बजाय हमारा मजाक उड़ाया जाता है और कोई पार्टी भी मैनिफेस्टो में हम मजदूर की आवाज़ नहीं उठाती है। आज के इस प्रोग्राम में लता, अशोक मोहन रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, चेन्ना विश्वनाथ के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। आइए देखते हैं कोटला से मोहम्मद यूनुस की ये रिपोर्ट। Expenditure monitoring cell which works under Election Commission of India. I'll request him to give a very brief presentation so that all of you can become familiar with our organization in Telangana as well as what we are planning to do for the election expenditure monitoring. Karthik. Respected First of all, I extend my thanks for participating in today's interaction at relatively short notice. As you are aware, we are in midst of preparing for the forthcoming elections, assembly elections in Telangana. And just as a brief background, we have had a very comprehensive meeting with Honorable Election Commission of India when they visited on 3rd of October. And we have informed as to what steps we have taken, and they have also given us certain instructions, certain directions which we are complying with. Before I give you more details about what we are doing and what we intend to do in the next 5 or 6 weeks before the date of election, we'll very quickly give you a short overview of where exactly we stand, what is the organization. concern is this is the time of the year when parents are sending their kids to US for higher studies. They have to show huge amounts, 30 to 50 lakhs or 60 lakhs in the bank account, first to the college to prove that they can raise so much money. They have to keep the money just for one day, take the bank statement, and they will, they pull up money, 3 lakhs, 4 lakhs from hand loans, and they build up so much amount, they withdraw, they take the statement and they withdraw. And also at the time of visa also same thing happens. Visa authorities, they expect us to keep some money. So what is happening is the moment pulling up and then withdrawing, they are getting phone calls from the banks saying that no, we have to inform income tax. This is sending them in a tizzy. They are worried what will happen to their sons, daughters. Two aspects to what you asked. The first one dealt with petty cash, 20,000, 50,000, 60,000. Like I said, the expenditure monitoring is happening at 2 levels. One is the state authorities. As far as income tax is concerned, they are supposed to intimate us only if the amount is above 10 lakhs. So the movement on the roads, only if it is above 10 lakhs, it is intimated to us, and then we examine it. We do the proper investigation, we check it with the banks, with the books of accounts, and then, like I said, where it is found to be genuine money, it is released. So the amount which is below 10 lakhs, essentially that part of the concern of the public has to be addressed by the state authorities. नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।